जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? बोल पे। चलें जी, सब आ गए हैं। और आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो तो हमने जैसे जून के करंट अफेयर्स हैं उनको देखना है। लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश ये होगी कि जो बजट आया है हम उसको डिस्कस कर लें। अगर बजट की चीज़ें जो सी हैं वो अगर हमारे से टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद जो उनसे हम फिर अभी तक जो हाफ जून के जो करंट अफेयर्स हैं हम उनको क्या कर लेंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो क्योंकि फिर बाद में जो सा है बजट को अगर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10 जून को पेश हुआ, उससे पहले के करंट अफेयर्स हमारे हैं। तो या फिर अगर आज बजट पे पूरा टाइम लग गया तो फिर जो सा है बाकी जो करंट अफेयर्स होंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से बजट हमारा कितना टाइम लगता है, तो फिर उस लिहाज से हम चीज़ों को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। करें जी स्टार्ट फिर हम। अच्छा जी। अच्छा, बजट्स की हमारे जो बजट हम पढ़ रहे हैं अभी करेंगे पाकिस्तान का, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जैसे काफी सारी चीजें तो हमने पहले देखी हुई है। जीडीपी क्या होती है, कुछ को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी साथ साथ करता जाऊंगा कि इनके अंदर हमारे पास और क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज याद रख लो। सबसे पहले जो एक चीज इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, उसमें हमारे पास दो पॉलिसीज होती हैं। अगर एक आपके जो जिसे इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करें, जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर दो पॉलिसीज होती हैं। आप एक को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, एक को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, ये जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है ना, इसको आज हमने डिस्कस करना है। आपकी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी आपकी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में याद रखिएगा, इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डील करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये जो हर दफा जो सा है मैं आपको बता रहा होता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो सा है वो 17 इतने पर चला गया। एक सेकंड। अच्छा, हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हमारे पास जो क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, उसमें जिसमें हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट रेट हो गया। ठीक है। और इंटरेस्ट रेट के थ्रू अब क्या, हमारी स्टेट बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है, स्टेट बैंक का बेसिक फंक्शन होता है उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। इन्फ्लेशन, जिसको आप महंगाई कहते हो, इन्फ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन का रेट भी अभी जून में बढ़ा है, वो भी बताऊंगा। इंटरेस्ट रेट जो सा लास्ट मंथ मैंने आपको बता दिया था कि स्टेट बैंक ने बढ़ाकर कितना किया है, 13.75। ठीक है। 12.5 था, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर क्या कर दिया है, 13.75 जो सा है, उसको जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं या सूद अपने लैंग्वेज में कह दो, तो वो आपका 13.75। अब इन्फ्लेशन जो सी है, जो आपकी महंगाई होती है, उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, अगर कभी पूछ लिया जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जरिया, एक वन ऑफ द जोन सा है उसका हम कहें कि जरिया जोन सा है, वो क्या है, वो है आपका इंटरेस्ट रेट। वो क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट जोन सा ये किसके अंदर आता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको मॉनिटर करता है, और वही से आपका इंटरेस्ट रेट चेंज करता है। अब इसके पीछे साइंस क्या है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का आपस में क्या ताल्लुक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे अगर इस जून की मैं अगर आपको, जून जोन सा है अभी, इसके जो रिसेंटली फिगर आए हैं 13.76 आपके परसेंटेज। ये जो मई का महीना है उसकी इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर 13.76 थी, और इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं वो है 13.75। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही होती है,
तो उसी के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ता है। अब उसकी रीजन क्या होती है, इसके बारे में एक थोड़ी सी कहानी सुन लो। वो ये है कि आप देखें स्टेट बैंक को इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास, अगर लेट्स सपोज अब अगर हुकूमत जो सी है, एक तो इंटरेस्ट रेट से क्या होता है याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट हर कोई कर्जा लेता है। अगर इंटरेस्ट रेट जो सा है लेट्स सपोज इन्फ्लेशन 13% है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5% जो सा इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, सपोज करते हैं हम, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हर बंदा जो सा है वो कर्जा लेने के लिए बैंकों पे जाएगा। हर बंदा कर्जा लेने के लिए, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो कर्जा लेने के लिए बैंकों में जाएगा। जब बैंकों में जाएगा तो कर्जा मिलेगा, वो कर्जे से जो सा है वो कुछ चीजें खरीदेगा। वो जब चीजें खरीदेगा तो उससे क्या होगा, मुल्क में इकोनॉमी जो सी आपकी ओर बढ़ेगी और इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो आपकी बढ़ेगी। मतलब मुल्क के अंदर एक चीजें खरीदने के लिए 5 ही हैं, ठीक है, 5 चीजें हैं और समझ लें 10 बायर हैं, 10 बंदे, जिसको डिमांड एंड सप्लाई का हम रूल कहते हैं कैपिटलिज्म के अंदर। तो डिमांड जब जो सी है ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब उस डिमांड को कम करने के लिए, क्योंकि सप्लाई तो आप नहीं बढ़ा सकते, तो आपने डिमांड जो आपकी है उसी को ही आपने क्या करना है, कम करना है। तो आप क्या करोगे, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे ताकि लोग कर्जा ना ले सकें। लोग क्या है, कर्जा ना ले सकें। एक तो ये रीजन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, वो ये होता है कि आपने देखा होगा सेविंग अकाउंट्स होते हैं जी, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं जी। लोग अपना पैसा जो है वो अकाउंट्स के अंदर रख देते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि जो पैसा है अपना उसको कहां कर देते हैं, अकाउंट्स के अंदर रख देते हैं। अकाउंट्स के अंदर रख देंगे, अब मैंने अब मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैंने अकाउंट में रखा, तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर मैं खर्च नहीं कर रहा, ठीक है, वो जो भी चीजें हैं मैं उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, अपना पैसा अकाउंट के अंदर मैंने छुपा के रखा हुआ है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा। जैसे ही क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता जाता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा निकलवाते हैं, अपने पैसा निकलवा के उसको खर्च करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से फिर जब चीजें आप खर्च करोगे तो महंगाई बढ़ेगी, वही डिमांड और सप्लाई वाला रूल। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोगों को पता लगता है कि अब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, हमें मुनाफा ज्यादा मिलेगा, तो वो अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा सेविंग बैंक्स में रखवाना शुरू कर देते हैं। जब लोग अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा सेविंग बैंक्स के अंदर रखवाना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है भाई डिमांड एंड सप्लाई में कि मार्केट के अंदर जो पैसे की सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेशन कम हो जाती है। क्यों? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लोगों ने कहा कि हम अपना पैसा सेव करते हैं, हम अपना पैसा क्या करते हैं, सेव करते हैं, और मार्केट के अंदर जो पैसा सर्कुलेट कर रहा था वो क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। पैसे क्या हो गए, कम होना शुरू हो गए, सर्कुलेशन, जिसकी वजह से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 2-3 मेथड है, परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट के थ्रू, अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का क्या हिसाब किताब है, इसे किस तरह किया जाता है, तो उसके 2 मैंने आपको बता दिए। एक तो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग पैसा ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, सेविंग अकाउंट्स में डालेंगे। दूसरा जोन सा है वो मैंने आपको बताया कि लोन जोन सा है वो लोग कम लेंगे, उससे भी वही होगा कि जो मार्केट के अंदर पैसे की सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। पैसे की जरूरी ये होता है, इन्फ्लेशन कब, वही मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास 5 ही चीजें हैं, तो आप सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों? पैसा सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा है लोगों के पास। इसीलिए वो एक सवाल जनरल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जी हमारे पास इतना कर्जा है, तो हमारे पास तो अपना स्टेट बैंक है, हम पैसा छाप छाप के, अपने नोट छाप छाप के हम वापस क्यों नहीं कर देते कर्जा? एक तो कर्जा डॉलरों में है, दूसरी चीज ये है कि जितना आप पैसा छापोगे तो लेट्स सपोज पूरे मुल्क के अंदर 100 ही घी के डब्बे हैं, तो पूरा मुल्क जब खरीदने चला जाएगा, पैसा तो बहुत ज्यादा होगा, तो वही मार्केट का जो असूल है, तो वो फिर क्या है, महंगाई बढ़ेगी। वो कहेगा भाई मैं तो अपने मुंह मांगे पैसों से क्या है इसको बेचूंगा। तो इसीलिए स्टेट बैंक का काम क्या होता है कि जितने पैसे की सर्कुलेशन है इस पूरे मुल्क के अंदर, उसको, और जो आपकी सप्लाई है, जो चीजों की सप्लाई है, उसके दरमियान में एक बैलेंस रखना। और वो बैलेंस किस तरह से रखता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो इस इंटरेस्ट रेट को, जो कि अभी 13.75 है, उसको मेंटेन करके उसने ये बैलेंस कायम रखना होता है, ताकि ये जो सा है चीजें अनबैलेंस ना हो जाए। ये चीज समझ आई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सा मॉनेटरी पॉलिसी के साथ किस तरह खेलता है। ये जो आप सुनते हो कि आपका क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया, तो इंटरेस्ट रेट का एक तो आपका बोरोइंग, ये जो बैंकों से कर्जे लेते हैं उससे आपका फायदा, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। दूसरा इन्फ्लेशन, दूसरा जो सा इन्फ्लेशन, इसीलिए हर करंट अफेयर्स के लेक्चर के अंदर हर महीने बाद मैं आपको इन्फ्लेशन का डाटा और दूसरा जो सा आपको इंटरेस्ट रेट साथ साथ बताता हूं। तो पहले अगर हम देखें तो जब कोविड आया था, आपको इसकी एक मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब कोविड आया था, ठीक है, जब कोरोना वायरस आया था कोविड-19, तो उसके दौरान क्या हुआ था, आपके जो ये 13.75 है, इससे हाफ हो गया था, अप्रोक्सीमेटली 6 के पास जो है वो आपकी चली गई थी। 6 के पास आपका इंटरेस्ट रेट चला गया था। क्यों? अब वो 6 के पास इंटरेस्ट रेट इसलिए चला गया था कि उस वक्त जो है हुकूमत को ये था कि लोग खर्च ही नहीं कर रहे,
लोग घरों में हैं, इन्फ्लेशन आपकी कम थी, तो उसके साथ जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन होती है उसी के साथ आपको इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करना पड़ता है ताकि आपकी इकोनॉमी जो है उसके अंदर बैलेंस रहे, इकोनॉमी आपकी ओवरहीट ना हो। ठीक है, ये तो हो गया आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी से अगर हम आगे जाएं तो वो है हमारी फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर आपका क्या आता है? फिस्कल पॉलिसी जो है ये आपकी डिटरमिन करती है, ये भी सवाल पूछा जाता है। एक तो दो सवाल है यहाँ, ये एफपीएससी में भी पूछे गए हैं, पीपीएससी में भी पूछे गए हैं। एक तो पूछा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिटरमिन करता है, तो वो मैंने बता दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये आपका जो डिटरमिन करती है ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट करती है या प्रोविंशियल, दोनों, फेडरल प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये फिस्कल पॉलिसीज आपकी जो सी हैं वो मुरतब करती हैं। और फिस्कल पॉलिसी में फिर क्या आता है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर आपका बजट आता है, और बजट जो है वही जो आज हमने 2022-2023 का बजट जो है उसको डिस्कस करना। 2022 और 2023 का जो बजट है जो कि फिस्कल पॉलिसी में आता है, जो कि आपकी हुकूमत उसको करती है, वो आज हमने क्या करना है उसको डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब इसमें एक आप सुनते होंगे FY, आपने हर जगह FY सुना होगा। FY क्या होता है? पहले तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर होता है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका? जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई से लेकर आपका जो सा है, एक सेकंड, जुलाई 1 जुलाई से होगा ना, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जून में हमेशा बजट पेश किया जाता है। इस दफा भी अगर आपने डेट लिखनी है तो अभी कब, 10 जून को 2022 को अभी बजट पेश किया गया है, जिसको हमने आज डिस्कस करना है। तो 10 हमेशा जून के अंदर आपका क्या है, बजट पेश किया जाता है। और एक जो फिस्कल ईयर होता है, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, फिस्कल ईयर भी इसको कहते हैं, वो आपका क्या होता है? वो आपका जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक वो होता है। उसके बाद जो सा आपका नया जो सा है वो साल शुरू हो जाता है। तो अभी जो आपका बजट पेश किया गया है वो 2022-2023 के लिए किया गया है। तो वो किसके लिए किया गया है? वो फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा होगा? वो फाइनेंशियल ईयर FY23 होगा। ठीक है, 2022-23 जो सा है आपका, उसके फाइनेंशियल ईयर के लिए ये बजट पेश किया गया है। अब इस बजट के अंदर मैं बात करूं, तो पहले तो 2-3 चीजें आपने क्लियर कर लेनी है। बल्कि पहले बजट के ही बारे में अब यहां से स्टार्ट करते हैं, जो जो टर्म्स आएंगी वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊं। बल्कि बजट के ऊपर जाने से पहले, चले बजट के ऊपर ही चलते हैं, फिर बाकी इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, बजट की बात करें तो पाकिस्तान का जो अभी इस टाइम बजट आया है, पाकिस्तान का जो बजट आया है, इसकी वैल्यू सबसे, अब मैं साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी बताता जाऊंगा, जो एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं वो भी बताऊंगा, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और गई हैं वो तो आपने पक्का याद करनी है। तो सबसे पहली चीज जो आपने याद करनी है वो क्या है? वो आपने करना है इसकी वैल्यू 9.5 ट्रिलियन रुपीज का ये आपका बजट है। 9.5 खरब, या इसको क्या कहेंगे, 9,500 अरब। ठीक है, 1,000 अरब किसके बराबर होते हैं? 1000 जो बिलियन होते हैं वो आपके किसके? 1 ट्रिलियन के बराबर होते हैं, इसको खरब कहते हैं। तो 9.5 ट्रिलियन रुपीज का, या 9,500 आपके अरब जो से हैं वो रुपीज जो सा ये आपका बजट आया है। लास्ट टाइम 8 पॉइंट समथिंग था, 5 या 6 ट्रिलियन का था। तो वो भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि पाकिस्तान का 2021-2022 का बजट कितना था, तो वो 8.5 या 6 था। तो इस दफा अगर वो सवाल पूछा गया है तो इसका सवाल भी लाजमी आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का टोटल बजट कितना। तो 9.5 ट्रिलियन रुपीज जो हैं वो आपके क्या हैं, वो आपका इसका बजट रखा गया है, रुपीज एलोकेट। और ये क्या है, हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? फेडरल बजट को। प्रोविंशियल बजट आज पेश होना था, अभी तक पेश नहीं हुआ, तो वो अब हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक इंतजार में था मैं कि पेश हो जाता, लेकिन आज पेश नहीं हुआ, तो फेडरल बजट को हम डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा हमने पंजाब बजट, बस 2 बजट हमने करने। अगर कोई केपी या सिंध से है तो वो अपना बजट जो है उनको उसके अंदर, जिस तरह मैं ये चीजें करवा रहा हूँ, आप वहां से ऑफिशियल डाटा देख सकते हैं। क्योंकि हर सूबे के अंदर, जैसे अगर सिंध के अंदर जो से है, सिंध वालों का उनका हिसाब से वो पूछा जाएगा। मैं भी बताता हूँ ये पैसा कहां से आता है, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे कि ये पैसा कहां से आता है। ये अभी आप देख लो 9.5 ट्रिलियन रुपीज। अच्छा जी, अब 9.5 ट्रिलियन रुपीज जो से हैं आपके, 9.5 ट्रिलियन रुपीज, ये पहली बात तो अभी 2-3 यहाँ टर्म्स यूज होंगी, वो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, ताकि उसके बाद जो से हम यहां से आगे चलें। अच्छा जी, अच्छा जी, अब यहां अगर मैं एक बात करूं, एक हमारे पास चीज होती है जिसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लास्ट करंट अफेयर्स के अंदर मैं लिखवा चुका हूं पाकिस्तान की जीडीपी, वो भी दोबारा भी लिखवा दूंगा, रिपीट कर दूंगा, लेकिन अब आप लोगों को भूलनी चाहिए पाकिस्तान की जीडीपी। तो जीडीपी आपकी क्या होती है? जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या कहते हैं, जीडीपी बेसिक क्या होती है कि आपकी मार्केट के अंदर
आपकी ये जो इकोनॉमी है इसके अंदर जितने ऑल फिनिश्ड गुड, ये जो आपकी जितनी चीजें हैं उनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड इन योर इकोनॉमी, इन योर इकोनॉमी या इन योर कंट्री, उसको क्या कहते हैं? वो आपकी जीडीपी होती है। वो क्या होती है? आपकी जीडीपी। और इसके लिए एक फार्मूला भी होता है कि जीडीपी क्या होती है? जीडीपी इज इक्वल टू कंजप्शन, जितनी चीजें आप कंज्यूम करते हो, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जिसे कहते हैं एफडीआई। एफडीआई इसके अंदर आता है, क्योंकि लोकल इन्वेस्टमेंट भी, बल्कि इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको इस तरह लिख लो, इन्वेस्टमेंट पहले ये लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो चीजें स्पेंड करती है, मंसूबे देती है और हिसाब किताब होते हैं, ये स्पेंडिंग, ये भी किसके अंदर आती है? ये आपकी जीडीपी के अंदर आती है। प्लस प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स में क्या होता है कि जितनी आपने एक्सपोर्ट्स की हैं उसमें से इंपोर्ट्स माइनस कर दो तो वो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स बन जाती है। जितनी आपने चीजें एक्सपोर्ट्स की हैं उसमें से इंपोर्ट्स को माइनस कर दो तो वो आपकी क्या होती हैं? नेट एक्सपोर्ट बन जाती हैं। और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का भी आपको पता होगा, नहीं पता तो वो भी थोड़ा सा बता दूंगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट आपकी लोकल भी हो सकती है, बाहर के मुल्क की भी हो सकती है। एक मुल्क के अंदर जो बाहर के मुल्क से आती है उसको कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब पाकिस्तान की जगह, पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं, जैसे ग्वादर है, अब ग्वादर के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट है चाइना कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट लोकल भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है। इन सबको मिला के, इन सारी चीजों को जब कंबाइन किया जाता है, जो मुल्क आपका कंज्यूम करता है, हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, और हमारी नेट एक्सपोर्ट्स जो सा है, उनको मिला के हमारी जीडीपी बनती है। उनको क्या है? मिला के हमारी जीडीपी बनती है। या जैसे मैंने ऊपर लिखा कि इस मुल्क के अंदर जितनी फिनिश्ड गुड है इन योर इकोनॉमी, उसको क्या कहते हैं? उनको उनको सम जोन सा करें तो वो जीडीपी बनती है। और करंट पाकिस्तान की जीडीपी जोन सी है अभी नई, जो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसने जो नया डाटा छाया किया है, और अभी पाकिस्तान का जो सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो जीडीपी की वैल्यू है इकोनॉमी की, $383 बिलियन। $383 बिलियन। इसको आप लोगों ने, ये पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी क्या है? पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी इतनी है, $383 बिलियन। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक होती है आपकी जीडीपी, ये तो हो गई पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी की इतनी वैल्यू है $383 बिलियन, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको लिख पाया था। अब होता है, आपने आजकल हर जगह सुना होगा जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। अब क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कितने परसेंटेज पे ग्रो कर रही है? लास्ट टाइम अगर उसने, अगर लास्ट टाइम हमारे पास जो इकोनॉमी थी, अगर लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करूं, 2021 के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी ना, 2021 के अंदर मैं बात करूं तो वो मेरे ख्याल में 346 बिलियन थी डॉलर। ठीक है, $346 बिलियन। तो अब ये जो $346 बिलियन से बढ़कर 383 हो गई है, तो इसकी परसेंटेज के अंदर कुछ ग्रोथ आई है। तो वो ग्रोथ जो इस दफा आई है वो है 5.97%। ये आपकी ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान से, क्या कहते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है अभी, उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा, उसमें और क्या क्या ग्रोथ आई है। तो जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान के कितनी है? 5.97। ये दो वैल्यूज जो सी हैं, ये आपको एग्जाम के लिए रटी होनी चाहिए। इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज, कोई पुराना आप वैल्यू देखोगे, कोई इधर उधर से आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने 3-4 दफा चीजें, मैंने सुबह से जो सा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे को मैं पढ़ रहा था, तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सारी आपकी ये 5.97 आपकी जीडीपी की ग्रोथ है। और पाकिस्तान की इस वक्त जीडीपी का साइज क्या है? $383 बिलियन। इसके ऊपर किसी से आपको कोई भी बहस करने की जरूरत नहीं है। आपको ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सिंपल फिंगर टिप्स के ऊपर अपने क्या है? याद होनी चाहिए। ये आपको क्या है? याद होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 2-3 चीजें, मैंने यहाँ एक बात की थी इंपोर्ट्स की और एक्सपोर्ट की। तो अगर किसी को नहीं पता तो एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं? आपके मुल्क से जितनी चीजें जो हैं वो बाहर के मुल्क में बनकर जाती हैं, आप बेचते हो बाहर के मुल्कों में, जिसको हम कहते हैं बरामद, बरामद, बरामदात। ठीक है, वो आपकी क्या होती हैं? वो एक्सपोर्ट्स होती हैं। और बाहर के मुल्क से जो चीजें आप यहाँ डॉलर स्पेंड करके मंगवाते हो, ठीक है, जैसे आपका ऑयल हो गया, जैसे आपकी बाकी चीजें हैं, मशीनरी वगैरह है, भी बाहर के मुल्क से जो चीजें आपके मुल्क के अंदर आती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है इंपोर्ट्स। उनको क्या कहा जाता है? इंपोर्ट्स। और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के दरमियान जो फर्क आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट। ये आपने फर्क याद रखना। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो आपका फर्क आता है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान आपका जो फर्क आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका क्या? वो आपके पास आ जाती है आपका ट्रेड डेफिसिट। वो आपका क्या है? वो आपका ट्रेड डेफिसिट है।
ये पता लग गया, ट्रेड डेफिसिट का पता लग गया, इसमें मसला नहीं होगा कि सिर्फ, अच्छा ट्रेड डेफिसिट क्या है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो आपका फर्क है उसको कहा जाता है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान फर्क को क्या कहा जाता है, ट्रेड डेफिसिट। लेकिन एक और आपने बात चीज सुनी होगी, एक और चीज आपने नाम सुना होगा, उसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, CA, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में एक चीज याद रख लीजिएगा, आप मुल्क में से जो चीजें बाहर भेजते हो क्या कहते हैं पैसा कमाने के लिए, वो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, सिंपल तो मैंने बताई, और जो बाहर से आप चीजें मंगवाते हो वो इंपोर्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद आप में एक चीज सुनते होगे, करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो सकता है, करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, जब नेगेटिव होगा। अब करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर अगर हम बात करें तो आपके मुल्क के अंदर टोटल, आपके मुल्क के अंदर टोटल जितना डॉलर आपका आ रहा है, और आपके मुल्क में से टोटल डॉलर जो है वो कितना बाहर जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका आपका करंट अकाउंट होता है। इसको क्या कहते हैं हम, मैं सिंपल लैंग्वेजेस में अगर बताऊं तो करंट अकाउंट जो है वो आपका ये होता है। अब देखो, ट्रेड ट्रेड आपका जो सा डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस कैसे होगा, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के दरमियान में फर्क है। अब करंट अकाउंट जो सरप्लस या डेफिसिट कैसे होगा, वो आपने याद रखना है कि करंट अकाउंट के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, इंपोर्ट भी आएगी, एक्सपोर्ट भी आएगी, लेकिन लेकिन इसमें क्या है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी आती हैं प्लस इंपोर्ट्स भी आती हैं। लेकिन इसमें क्या है, बाहर से जो आपकी अब जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो भी अगर डॉलर में है, अगर क्या है डॉलर में है, वो हो जाएगी। साथ इसमें और क्या है, इसमें आपकी रेमिटेंसेज, इसमें क्या है, रेमिटेंसेज, जो अभी आपको वो भी बताऊंगा कि पाकिस्तान की 28 अरब डॉलर से ऊपर की रेमिटेंसेज हो गई हैं रिकॉर्ड, ठीक है, जो बाहर के मुल्क में आपके जो हमारे जो यहाँ के लोग बाहर के मुल्क में काम करने के लिए जाते हैं, और वो वहां जो चीजें हमें भेज रहे हैं पैसे डॉलर्स की मदद में, जो वहां सऊदी अरब में जाते हैं, पाउंड्स भेजते हैं, डॉलर्स भेजते हैं, तो वो सब क्या है, वो आपकी रेमिटेंसेज हैं, जो हर करंट अफेयर्स के मंथ के अंदर मैं आप लोगों को करवाता हूँ कि रेमिटेंसेज इतनी हो गई आप लोगों की। तो इन सब को मिला के जो आपका बनता है वो आपका क्या होता है, वो आपका करंट अकाउंट होता है। अब इसमें क्या फर्क आ जाता है, अब इसमें फर्क ये आ जाता है कि जो आपका करंट अकाउंट है, जब आपका करंट अकाउंट है, इसमें सारी चीजें डील कैसे करनी होती है आपने डॉलर्स के अंदर, ठीक है, डॉलर्स के अंदर। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी क्या होता है, हर चीज आपको पता है, एक्सपोर्ट भी आपकी डॉलर में होती है, इंपोर्ट्स भी आपकी डॉलर में होती है। पाकिस्तान जो है वो 72 बिलियन डॉलर्स के करीब इंपोर्ट्स करता है, और पाकिस्तान की 28 बिलियन के करीब जो है वो एक्सपोर्ट है। तो ये क्या है, ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। क्यों, आप इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत कम कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट्स जो सा है वो बहुत कम कर रहे हो, तो वो क्या है, वो ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है आपका, करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर आप अब देखो, पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट हम कैसे कहते हैं, इंपोर्ट्स भी हो गई, एक्सपोर्ट्स भी हो गई। लेकिन अब मैं कहता हूं, एक सेकंड मैं आपको बता ही दूं कि इस दफा जो आपका करंट क्या कहते हैं, इंपोर्ट्स कितनी है, इसको लिख लो, यहाँ नीचे जगह है। हाँ, इंपोर्ट्स जो की इस दफा पाकिस्तान ने 72 बिलियन की हैं, 72 बिलियन की क्या है, पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स की हैं, ठीक है। ये मैं आपको डाटा, ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, वैसे भी हर महीने डाटा अपडेट होता है। 72 बिलियन की पाकिस्तान ने क्या की है, इंपोर्ट्स की हैं। एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने कितने की है, 28 बिलियन की, 28 बिलियन की पाकिस्तान ने डॉलर्स की है, ये डॉलर्स की, ये है एक्सपोर्ट्स। अब इनको जब माइनस करोगे, इनको माइनस करोगे तो ये आपका ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। अब आपका क्या आ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट। तो इसका ट्रेड डेफिसिट निकालो, खुद ही निकाल लो, अगर आपको क्या कहते हैं वो नहीं है तो आपको इसमें खुद ही ट्रेड डेफिसिट मिल जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेटली, आप इसको माइनस करो कितना ट्रेड डेफिसिट है आपका, आप इनको माइनस करो और देखो कि आपका ट्रेड डेफिसिट अप्रोक्सीमेटली कितना बन रहा है। ये आपका बन जाएगा 44 बिलियन डॉलर्स का, इतना ही बन रहा है। हाँ, 44 बिलियन डॉलर्स। अब 44 बिलियन डॉलर्स मैं इसको ऊपर से रिमूव करके, ताकि आपको करंट अकाउंट का एक दफा समझ आ जाए। अब आपका डेफिसिट बन रहा है 44 बिलियन डॉलर्स का। तो ये पाकिस्तान ने 44 बिलियन डॉलर्स कैसे देने हैं,
पाकिस्तान की आमदनी जो है डॉलर्स के अंदर, वो क्या है, 28 बिलियन डॉलर्स हम कमा रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करके सारी चीजों की, और 72 बिलियन डॉलर्स की हम बाहर से चीजें ले रहे हैं। तो हमारे पास डेफिसिट तो इतना है, ये डॉलर्स हम कैसे पूरा करते हैं? इसके अंदर याद रखो, ये जो डेफिसिट है ये आपका क्या है, इसको पूरा करने के लिए आपकी क्या काम आती है, रेमिटेंसेस। अब इसके अंदर पाकिस्तान के अभी तक 28 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस हो गई हैं, 28 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस हैं जर मुबादला इस महीने तक, ठीक है, क्योंकि अप्रैल के अंदर 3.1 बिलियन थी, इस महीने के अंदर अभी मई के अंदर लिख लो साथ कि मई के अंदर, बल्कि बाद में लिखवा दूंगा, मई के अंदर 2.3 बिलियन डॉलर्स आई हैं आपकी रेमिटेंसेस। तो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस कितनी है, 28 बिलियन डॉलर। अब 28 इसके अंदर ऐड करो, 28 इसमें से 28 निकाल लो, तो आपके पास कितना क्या कहते हैं डेफिसिट फिर भी बच गया जो आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं। 44 में से जब आप 28 निकालोगे तो आपके पास कितना टोटल बच गया, ये अप्रोक्सीमेटली आपका बच जाएगा 16 बिलियन डॉलर्स। आपके कितने बच गए, 16 बिलियन डॉलर्स। तो ये 16 बिलियन डॉलर्स हैं आपके, जो कि आपने कैसे पूरा करना होता है अपने मुल्क के अंदर। इसके लिए फिर आप क्या करते हो, डेब्ट, कर्जा लेते हो, जिसे एक्सटर्नल डेब्ट कहते हैं, इसको भी अभी बता देता हूं। आपने कर्जा लेते हो डॉलर्स के अंदर इस 16 बिलियन के डेफिसिट को पूरा करने के लिए। तो ये जो 16 बिलियन होता है अप्रोक्सीमेटली, इसके आसपास ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। करंट अकाउंट के अंदर आपकी रेमिटेंसेस भी शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट में और ट्रेड डेफिसिट में ये फर्क होता है कि ट्रेड डेफिसिट के अंदर क्या होता है, सिर्फ आप इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करते हो, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर आपकी रेमिटेंसेस भी आ जाती हैं, आपकी कोई डॉलर्स के अंदर जो क्या कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर लेते हो। उसके बावजूद आपका जो डॉलर्स का डेफिसिट बच जाता है उसको आप कहते हो करंट अकाउंट डेफिसिट। आपने देखा होगा कोविड के दिनों के अंदर पाकिस्तान ने करंट अकाउंट सरप्लस किया था। उसका क्या मतलब था, सरप्लस का मतलब क्या था कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हो गई, एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा थी, रेमिटेंसेस भी बहुत बढ़ गई। तो ये जो पाकिस्तान ने दुनिया को डॉलर्स देने थे, पाकिस्तान के पास सरप्लस हो गया, पैसा पाकिस्तान के पास ज्यादा हो गया कोविड के दिनों में। तो जब आपके पास पैसा देने वाला ज्यादा हो जाए तो आप क्या कहोगे, ट्रेड सरप्लस है या करंट अकाउंट सरप्लस है। और अगर वो कम हो जाए तो आप क्या कहोगे, हम डेफिसिट में चल रहे हैं आजकल, ठीक है, हमारा क्या हिसाब किताब है, हम डेफिसिट के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो आप टर्म्स सुनते हो, ट्रेड डेफिसिट, ये सारी चीजें, तो ये आपको क्लियर हो गई, इसमें तो नहीं है कोई मसला। अब करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर और ट्रेड के अंदर इसमें तो फर्क है। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, वो एक्सपोर्ट्स के अंदर भी नहीं आती, मे बी एफडीआई के अंदर ही आती होंगी। अभी देखते हैं ना पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, इसको अब हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक चीज, एक और कंसेप्ट याद रख लो, पाकिस्तान के कर्जे, पाकिस्तान के कर्जे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा, फिर हम बजट के ऊपर आते हैं, डेब्ट। जो कर्जे होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, इंटरनल। अब एक्सटर्नल की तो आप लोगों को मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सटर्नल कर्जा हम क्यों लेते हैं, अपना करंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि डॉलर्स में हमें चाहिए होते हैं। और एक्सटर्नल कर्जा हम कहां से ले सकते हैं, किसी मुल्क से ले सकते हैं, जैसे अभी चाइना ने 2 बिलियन डॉलर हमें अभी दिए हैं, ठीक है, देने हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे शायद। और उसके बाद सऊदी अरब से हम मांगने चले जाते हैं, कतर से मांग लेते हैं, ठीक है, आईएमएफ के पास चले जाते हैं, वो तो हमारा जो सा बचपन का खेल है, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाते हैं, एडीबी के पास चले जाते हैं, इस्लामिक बैंक के पास चले जाते हैं, यूरोप के पास चले जाते हैं। तो ये जो कर्जे हैं, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके करंट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आप एक्सटर्नल जो सा डेट लेते हो। इंटरनल आपका डेट जो होता है ये हमेशा आपका रुपयों में होता है, रुपीज में होता है, ठीक है, ये आपका रुपीज के अंदर होता है। और ये आप क्या करते हो, ये जो आप रुपीज के अंदर लेते हो, ये आप अपना बजट मेंटेन करने के लिए करते हो, जो अब हमने अभी शुरू देखना है, बजट। आप अपना बजट को पूरा करने के लिए क्या करते हो, कर्जे लेते हो। अच्छा, अब आप कहेंगे सर बजट को हमने ठीक करने के लिए कर्जा क्यों लेना है, वो भी हम देख लेते हैं। एक चीज, अब हमने क्या देखा, पाकिस्तान का 9.5 ट्रिलियन का पाकिस्तान का बजट आ गया। आपके सामने ही तो मैंने अभी बताया पाकिस्तान का हाल क्यों है। अच्छा, यहां एक और चीज याद रखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, यही आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जब आपका ज्यादा हो जाता है तो इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं आपका। और आपको एक चीज मैं बता दूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी मुल्क ने लिया हुआ है वो आपका यूएस से है, और यूएसए ने सबसे ज्यादा कर्जा जो सा लिया हुआ है वो चाइना से लिया हुआ है। तो इट्स सेल्फ कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्जा लो,
कर्जा लो, उसके ऊपर जो सा कोई डेवलपमेंट करो, और कर्जा इटसेल्फ कोई बुरी बात नहीं, हमें बताया जाता है 44,000 खरब का हम हर बंदा जो सा है, या पता नहीं 44,000 खरब हमारा कर्जा हो गया है, और हम जो सा है वो हर बच्चा जो सा है जो पैदा होता है वो 80 लाख 90 लाख का मकरूज है, तो हम तो पता नहीं क्या हो जाएंगे। तो इटसेल्फ कर्जा कोई बुरी बात नहीं है। बड़े बड़े मुल्क जो से हैं वो आपके क्या होते हैं, वो कर्जा लेते हैं। हमारा इशू क्या होता है, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के अंदर चले जाते हैं कि हमसे इंपोर्ट्स मैनेज नहीं होती, ठीक है, हमारी इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है। ये चीजें मैं फिर एंड में इनको आंसर करूंगा कि मसले क्या हैं। अभी हम सिर्फ चीजों को समझ लेते हैं, बाकी हम आंसर्स बाद में देखेंगे कि मसला इकोनॉमी के साथ मसला क्या है हमारा, ठीक है। अच्छा जी, बजट की बात करें तो 9.5 ट्रिलियन। तो अभी फारूक ने कहा सर हम तो बड़े अमीर हैं, हमारे पास तो 9.5 ट्रिलियन का हमने क्या किया है, बजट अपना बना लिया। तो 9.5 ट्रिलियन में याद रखो कि 9.5 ट्रिलियन जो सा है, बल्कि यहाँ एक चीज साइड पे लिख लो, बजट डेफिसिट। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा बजट डेफिसिट क्या है, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें और समझ लो, फिर मैं आपको बजट डेफिसिट बताऊंगा। और ये जो डेब्ट वाली चीजें हैं, इंटरनल डेट, ये मैं दोबारा यहाँ आऊंगा, ठीक है, ये मैं फिर दोबारा यहाँ आऊंगा। यहाँ मैं जरा थोड़ी सी आगे चीजें लेकर चलता हूँ। अच्छा, अब दोबारा बजट पे आते हैं यहाँ, फिर हम थोड़ी सी डेफिनेशंस की तरफ दोबारा जाएंगे। 9.5 ट्रिलियन का पाकिस्तान का क्या है, बजट पेश हो गया। उसके अंदर अब इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, हम आपके हमेशा टारगेट्स रखे जाते हैं या एलोकेशंस होती हैं, ठीक है। ये कोई कंफर्म नहीं है, मिनी बजट्स भी आ जाते हैं, तो टारगेट्स चेंज भी होते रहते हैं, एलोकेशंस कम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज याद रखनी। टारगेट सबसे पहले जो रखा गया है जीडीपी का, जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया है, अभी क्या है, पहले जो मैंने आपको बताई है वो पाकिस्तान ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अचीव की है, याद रखिएगा। जीडीपी का अब मैं क्या बात कर रहा हूं, टारगेट की बात कर रहा हूं। जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट है पाकिस्तान ने इस दफा रखा वो है 5%। वो कितना है, पाकिस्तान ने 5% पे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन अभी कल मैं पढ़ रहा था वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, तो वर्ल्ड बैंक का भी साथ लिख लो, क्योंकि पीपीएससी को वर्ल्ड बैंक के अदादोशुमार से बहुत प्यार है। तो वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया है, ये सवाल इसी तरह पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रिडिक्ट किया है। वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 4% से ग्रो करेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी कितने परसेंट पे ग्रो करेगी, 4% पे। अब पाकिस्तान के बजट के अंदर पाकिस्तान ने क्या अपनी वो टारगेट रखा है, 5% का ग्रोथ का टारगेट रखा है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आप 4% के हिसाब से ग्रो करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, 4% से ग्रो करोगे। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद इसके अंदर चीजें आपको पता है कि और बजट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक तो जो टैक्स है, टैक्स को कम किया गया है। एक को टैक्स पहले ये होता था कि जो सालाना 1.2 मिलियन, जो 12 लाख सालाना, मतलब एक महीने की उनकी 1 लाख आमदनी थी, उनसे इनकम टैक्स लिया जाता था। तो अब 1.2 मिलियन जो सालाना कमाते हैं, उनका जो सा जिसे कहते हैं स्लैब, टैक्स स्लैब जो सा है, टैक्स स्लैब उसको कम कर दिया गया है। उसको क्या किया गया, कम किया गया है, 12 मिलियन की 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख के ऊपर लाया गया है। तो एक जनरल सी चीज अगर पूछ ली जाए, मेरे ख्याल में ये भी शायद इसको खत्म कर देंगे आईएमएफ के ऊपर, तो देखते हैं इसको। उसके बाद जो सा है फेडरल बजट की हम बात कर रहे हैं, तो फेडरल बजट की हम बात करें तो इसमें 24 बिलियन, ये सारी रुपीस की बातें मैं साथ बोल नहीं रहा, लिख नहीं रहा, आपको याद होना चाहिए कि बजट है, अब ये रुपीस की बातें। 24 अरब रुपया जो सा है वो हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। वो किसके लिए डेडिकेट किया गया है, हेल्थ सेक्टर के लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, ये गए हैं, जो गए हैं वो मैं बता दूंगा कि ये पूछे गए हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह याद रखना है। उसके बाद ये आपने याद रखना है 65 बिलियन रुपीस जो है वो एचईसी के लिए एलोकेट किए गए हैं। ये पहले पूछा गया था, लास्ट ईयर पीपीएससी ने पूछा था कि एचईसी के लिए फेडरल बजट के अंदर कितना हिस्सा है, तो 65 बिलियन जो है वो एचईसी के लिए एलोकेट किए गए हैं। अनदर इंपॉर्टेंट 1523 स्लैश या 1.5 ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन, ये क्या है, ये अरब के अंदर है, बिलियंस के अंदर है, ये ट्रिलियन, दोनों आपको याद होनी चाहिए। ये क्या है, आपका डिफेंस बजट, ये क्या है, डिफेंस बजट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट टाइम भी जो सा था, ये भी पूछा गया था कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट उस वक्त आई थिंक 1.3 ट्रिलियन समथिंग था, 1300 कुछ था, 1323 या कुछ था, तो वो पूछा गया था पीपीएससी में। तो अब जो सा है वो बड़ा है, 1.5 ट्रिलियन या 1523 हो गया है। तो पाकिस्तान का जो सा दिफाई बजट कितना है, वो है 1523 अरब जो सा है वो पाकिस्तान के दिफाई बजट के लिए एलोकेट किया गया है। उसके बाद जो अनदर इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं पीएसडीपी। पीएसडीपी, इसका नाम मैं सिर्फ बोल देता हूं, स्लो स्लो आप लोग लिख लीजिएगा। पीएसडीपी क्या होता है, ये जिसे आप कहते हो उर्दू में तरक्याती बजट। तो ये फेडरल का कितना है, पब्लिक, इसको कहते हैं पीएसडीपी को पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम। पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या कहते हैं पीएसडीपी को, पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम। रेमिटेंसेस जो सी होती हैं वो आपकी, जो पाकिस्तान के लोग होते हैं जो बाहर के मुल्क में काम कर रहे होते हैं डिफरेंट मुल्कों में, वो जब पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आता है, ठीक है, वो डॉलर्स के में आता है, उसको रेमिटेंसेस कहा जाता है।
उसको क्या कहा जाता है, रेमिटेंसेस कहा जाता है। जैसे जो पाकिस्तानी यहाँ से कमाने के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, जब वो पैसे भेजते हैं अपने यहाँ पाकिस्तान में लोगों को खर्च करने के लिए किसी भी तरीके से, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको रेमिटेंसेस जो है वो कहा जाता है। अच्छा, पीएसडीपी जो है वो कितनी, इस दफा क्या बजट है उसका, उसका है 800 बिलियन, 800 अरब जो है उसके लिए फेडरल जो है पीएसडीपी वो जो है दिया है। और ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था फेडरल का, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, डिफेंस हो गया हमारे पास, एचईसी हो गया, हेल्थ हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हाँ उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका 3950 रुपीज बिलियन, बिलियन। नहीं, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन पे इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफेंस 1500, सॉरी ये 1500 है ना, 1500, 1500, मैंने 15,000 बोल दिया होगा। 3950 बिलियन। पीएसडीपी की अगर पूछ रहे हो, पीएसडीपी भी 100 है, 800 अरब है, 800 अरब, ठीक है। 3950 बिलियन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये तरक्याती बजट होता है आपका, जो तरक्याती है, जो मंसूबे आपके बनने होते हैं, मेट्रो शेट्रो, ये सारी चीजें, सड़कें सड़कें, ठीक है, ये सारे आपके तरफ पीएसडीपी के अंदर आता है। 3950 क्या है, ये आपकी है डेट सर्विसिंग, डेट सर्विसिंग। ये जो आपने अपने कर्जे वापस करने हैं, उसके लिए आपका 4,000 अरब जो सा है अप्रोक्सीमेटली वो रखा गया है। और ये आपकी डेट सर्विसिंग कितनी है, आपके टोटल बजट की 45.4% ऑफ टोटल बजट जो सा है वो आपकी क्या है, आपने कर्जे वापस करने के अंदर लगा देने। आप कह रहे थे कि 9,000 अरब जो सा है, 9.5 ट्रिलियन पाकिस्तान का बजट है, उसमें से 45.4% आपका लग जाएगा डेट सर्विसिंग के अंदर। आपने जो कर्जे वापस करने हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट होता है ये सारी, तो आपने 45.4% जो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो वापस करने में अपना अप्रोक्सीमेटली आधा बजट लगा दिया। बाकी आपके पास कितना बच गया, 55.5% आपने बजट जो है वो आधा आपने वो करना है। अच्छा, आप अभी तक आपने सोचा होगा कि सर आप एलोकेशंस तो हमें बताते जा रहे हैं, आप हमें ये नहीं बता रहे कि ये पैसा कहां से आएगा। ये जो पाकिस्तान ने 9.5 खरब का बजट दे दिया है, ये हमारे पास पैसा कहां से आएगा, तो उसके बारे में याद रखो कि पाकिस्तान जो पैसा इकट्ठा करता है वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेशन। तो पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेशन किस तरह से करता है, तो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो आपका डिफरेंट हिसाब किताब है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन। और टैक्स कलेक्शन आपको पता है आपका एफडीआर करता है, टैक्स कलेक्शन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका भी नया चेयरमैन आसिम अहमद आया है। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपका टैक्स कलेक्ट करेगा। तो पाकिस्तान ने जो अभी बजट आया है उसमें 7 ट्रिलियन कह दो, ये आपका क्या है 7 ट्रिलियन, इसको क्या कह दो 7 ट्रिलियन। 7 ट्रिलियन जो सा है पाकिस्तान ने क्या है, ये टैक्स कलेक्शन का पाकिस्तान का हदफ है। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन का हदफ कितना है, 7,000 अरब, 7,000 अरब। पाकिस्तान ने कितना टैक्स इकट्ठा करना है इस दफा, 7,000 अरब। इसका मैं पहले आंसर दे चुका हूं, एंड में इसका आंसर दोबारा दूंगा, ठीक है। इसका आंसर फिर एंड में पूछना, पहले मैं एक इसका आंसर दे चुका हूं। अच्छा, टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की कितनी है, 7,000 अरब। तो आप कहोगे सर पाकिस्तान ने जब 7 ट्रिलियन रुपीज जो से हैं कलेक्शन, पाकिस्तान का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो पाकिस्तान ने 9.5 ट्रिलियन रुपीज का जो सा है वो बजट क्यों पेश कर दिया है। तो इसके दरमियान का जो फर्क होता है उसको कहते हैं बजट डेफिसिट, बजट खसारा। बजट डेफिसिट क्या है आपका, बजट डेफिसिट के अंदर एक तो आपका क्या है, जो आपका रेवेन्यू है टोटल, आपका जो क्या है टोटल रेवेन्यू है, उसमें से क्या होता है आपके जितने खर्चे हैं जब आप, और उसके अंदर थोड़ी सी ये फार्मूला मैं आपको पूरा नहीं लिखवा रहा, इसके अंदर सिर्फ आपको जनरल आइडिया दे देता हूं कि एक जितना आपने रेवेन्यू कमाया होता है, उसके बाद कुछ पैसा जो है प्रोविंसेस को जाता है, फिर उसके अंदर कुछ और हिसाब किताब होते हैं, और बाकी क्या होता है जो आपने एक्सपेंड करना है टोटल, जो कि अभी पाकिस्तान ने 9.5 ट्रिलियन का एस्टिमेट लगाया कि हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, ओ सॉरी क्या कहते हैं उसको, हाँ एक्सपेंडिचर्स जिसे कहते हैं कि हम क्या करेंगे उसको लगाएंगे। तो उन सब का जो आपस में जो बच जाते हैं पैसे, क्योंकि नहीं होते हमारे पास, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बजट डेफिसिट कहा जाता है। इस जो बजट डेफिसिट है, इस दफा का जो बजट डेफिसिट है वो टारगेट क्या रखा है, वो है 3.7 कर लो ट्रिलियन, बस 3.7 ट्रिलियन कर लो, बस सिंपल करो इसे, 3.7 ट्रिलियन कर लो, बढ़ना है 3,798 बिलियन रुपीस, ठीक है।
क्या है 3.7 ट्रिलियन जो है वो आपका डेफिसिट। ये मैंने आपको बताया कि सिर्फ सिंपल मैथ नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला और होता है बजट डेफिसिट का। बजट डेफिसिट के अंदर आपका रेवेन्यू होता है, फिर आपने जो प्रोविंसेस को पैसे ट्रांसफर किए हैं वो बीच में से माइनस करने होते हैं, फिर प्रोविंसेस का ऊपर कोई सरप्लस आपका होता है वो आपको मिलता है। तो इसका वो इकोनॉमिक्स के अंदर एक पूरा फॉर्मूला होता है। तो आप वो ना भी याद करें, आप बस सिंपल आपको इतना याद रखना है जनरल सा कि जो आपने खर्च करने हैं और जो आपने पैसा रेवेन्यू इकट्ठा करना है उसके दरमियान में जो फर्क है वो आपका बजट डेफिसिट कहलाया जाता है। और पाकिस्तान ने कितना एस्टीमेट इस दफा लगाया है 3.7 ट्रिलियन का, 3.7 या 3.8 कर लो इसको, ठीक है, 3.8 ट्रिलियन का। और ये बजट डेफिसिट की परसेंटेज पूछी जा सकती है, जो पूछी गई थी वो है आपकी 4.9% ऑफ योर जीडीपी। पाकिस्तान का इस टाइम बजट डेफिसिट कितना है 4.9% ऑफ जीडीपी जो है, ये क्या है पाकिस्तान का बजट डेफिसिट का ये टारगेट है। और लास्ट ईयर जो है वो 6.3% था। तो इस दफा थोड़ा सा बजट डेफिसिट का जो टारगेट है वो कम रखा है। क्यों? क्योंकि एफबीआर का जो टैक्स कलेक्शन है ये ज्यादा रखी है। लास्ट टाइम जो टैक्स कलेक्शन जो एफबीआर की है वो कम थी, वो मेरे ख्याल में 5.9 थी, या अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँ तो मतलब 6,000 अरब जो है वो लास्ट टाइम की एफबीआर की कलेक्शन का टारगेट था, जो कि अभी पूरा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन इस दफा जो है पूरा 1,000 अरब उन्होंने कलेक्शन बढ़ाई है, तो जिसकी वजह से आपका बजट डेफिसिट जो है वो कम हो गया। तो बजट डेफिसिट इस वजह से क्या हो गया आपका कम हो गया है। तो ये जो है आपका बजट डेफिसिट भी कम हो गया। अच्छा, फिर अब एक और यहाँ सवाल आता है, बजट डेफिसिट की मैंने कही थी बात आपको समझ आ जाएगी, मेरे ख्याल में वो समझ आ गई होगी बजट डेफिसिट। अब एक चीज मैं डेट की बात कर रहा था, जो आपका कर्जा है एक्सटर्नल का तो मैंने बता दिया, करंट अकाउंट मैनेज करने के लिए आप बैरूनी कर्जा लेते हो। मैंने एक इंटरनल डेट की बात की थी। तो ये जो बजट डेफिसिट है इसको पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, आप इंटरनल डेट लेते हो। इंटरनल डेट जो पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा, ठीक है, आपने सुना होगा अंदरूनी कर्जा पाकिस्तान का इतना है, बैरूनी कर्जा। तो बैरूनी कर्जा एक्सटर्नल डेट हमने देख लिया कि वो करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए आप लेते हो। तो जो बजट डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए इंटरनल डेट लेते हो, और वो आपका रुपीज के अंदर होता है, और वो पाकिस्तान के जो लोकल बैंक है आप उनसे कर्जा लेते हो। आप उनसे क्या करते हो, लोकल जो बैंक्स होते हैं उनसे कर्जा लेते हो। तो इसीलिए पाकिस्तान के बैंकों की चांदी है कि पाकिस्तान के बैंकों का सबसे ज्यादा उनसे कर्जा लेने वाला कोई है तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान के लोग बैंकों से इतना कर्जा नहीं, बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि जो आम आवाम होती है वो बैंकों से कर्जा लेते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क में आम लोगों में इतना ट्रेंड नहीं है कि वो बैंकों से कर्जा लें, कर्जा लेके हाउस क्या कहते हैं घर बना लें, कोई और चीजें कर लें। हाँ, जरी जमीनों के वाली साइड पे अगर आप जाओ तो वहां है कर्जे का ट्रेंड कि आप चीजें लेते हो, ट्रैक्टर ले लेते हो कर्जा लेकर, गाड़ियों का भी सिस्टम शुरू हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा बैंकों से जो कर्जा लिया जाता है वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान लेती है, ठीक है। इसीलिए हमारे बैंक जो हैं वो सुधरते भी नहीं है, उनको पता है हमें एक खास इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो कर्जा लेते रहेंगे हमसे, और बैंक के ऊपर आप कुछ भी ना करो। इस मुल्क में सबसे आसान इन्वेस्टमेंट है, बैंक खोल के बैठ जाओ, बैंक खोलो, उसके अंदर थोड़े से एम्प्लॉयज रखो, और उसमें कुछ भी नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान आपसे कर्जा लेती रहेगी और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये सिंपल सा हमारे पाकिस्तान, ठीक है, ये हमारे पाकिस्तान में ये हिसाब किताब चलता है बैंकों के हवाले से। सबसे अजीब वो है डिपार्टमेंट आपका ये। तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, यार ये नॉमिनल ग्रोथ और उसके चक्कर में ना पड़ो। जो आपकी जीडीपी होती है ना, इसमें से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो जीएनपी होती है ना, ये आपकी नेशनल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर जो सा है ना, आपके अगर मुल्क के जो शहरी है ना, उन्होंने कोई बाहर भी उनकी चीजें हैं ना, वो भी उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए ये कोई जीएनपी कोई अच्छा वो बैरोमीटर है नहीं, ठीक है। इसमें बाहर वाली चीजें भी सारी आ जाती हैं आपके सिटीजन, तो ये उस तरह से यूज नहीं किया जाता जीएनपी जो सा है ना, तो इसको वो इतना ना करो। पोटेंशियल सारे चीजें देखते हैं। अच्छा, अच्छा जी, अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अच्छा, यहाँ दो तीन चीजें और लिख लो, फिर मैं जरा पाकिस्तान के जो डेट है ना, कर्जा, उसकी तरफ भी आ जाता हूँ, थोड़ा सा वो बता देता हूँ। 10 अरब डॉलर रखे, और 10 अरब डॉलर कह रहा हूँ, 10 अरब रुपीज जो से हैं वो रखे गए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए। आप कहोगे सर इतने थोड़े क्यों रखे गए हैं? अच्छा, अभी तक किसी, चलो ये बाद में सवाल पूछेंगे। 10 अरब रुपए रखे गए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। बिस्प जो है आपका प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट, उसके पैसे बढ़ाए गए हैं 250 अरब से उसको 343
364 बिलियन रुपीस जो से हैं वो बिस्प के किए गए हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट। बेनजीर इनकम सपोर्ट जो सा है वो 364 बिलियन रुपीस जो हैं, पहले उसका 250 मेरे ख्याल में था 250 बिलियन, तो उसके पैसे बढ़ाए गए हैं 364 बिलियन रुपीस जो हैं बिस्प के अंदर किए गए हैं। अब आपको बेसिक बेसिक चीजें पता लग गई, इसमें आपने जो याद करनी है वो भी आपको टारगेट भी पता लग गया क्या क्या हिसाब किताब है। उसके बाद याद रखिएगा अब हमारे पास क्या होता है, अब आपके पास 9.5 ट्रिलियन रुपीस है बजट के, ठीक है 9.5 ट्रिलियन आपका बजट है। इसके अंदर याद रखिएगा 9.5 ट्रिलियन के अंदर जो आपके पास प्रोविंसेस हैं, जो आपके पास क्या हैं, जो आपके सूबे हैं, मैंने आपको एनएफसी अवार्ड्स पढ़ाए थे, तो एनएफसी अवार्ड में आपका जो अप्रोक्सीमेटली 50% जोन सा है वो क्या है, 50% आपके सूबों के पास चला जाता है। 50% क्या है, 50% क्या है वो आपका कर्जों के सॉरी सूबों के पास चला गया। उसके बाद हमने देखा 45.4% जोन सा है वो कर्जे उतारने में चला गया। बाकी अप्रोक्सीमेटली आपके जो सूबा फेडरल हुकूमत है उसके पास 6% के करीब जोन सा है वो बजट बचता है, ठीक है 6% जोन सा है वो आपका क्या है बजट बचता है, 6% आपका क्या है वो बजट बचता है। और इसी 6% के अंदर क्या है, पाकिस्तान ने अपना डिफेंस को भी देखना है, जो मैंने आपको बताया 1500, उसके अंदर आपकी हेल्थ है, उसके अंदर क्या है आपका हेल्थ है, आपका एजुकेशन है, आपका क्लाइमेट है, बेनजीर इनकम सपोर्ट है, ये सारी चीजें जो सी हैं ये 6% के अप्रोक्सीमेटली जो सी चीजें हैं उसके अंदर आपने ये करना होता है, मैनेज करना होता है। तो ये पाकिस्तान का ओवरऑल जो बजट पेश हुआ है उसमें ये हिसाब किताब था आपका, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और आती है, यहाँ एक और चीज आती है, अच्छा बजट के अंदर एक और चीज लिख लो, अभी लिख लो, फिर मैं कर्जों के ऊपर जाने से फनी बात है, जरा फ्रेश भी हो जाओगे। चाय का कौन कौन शौकीन है इधर, चाय का कौन कौन शौकीन है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैंने बताया है आपको कि करंट अकाउंट जो उनका होता है ना आपका, उसको ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, कि आपने कितना पेमेंट देनी है दुनिया के डॉलर्स में, वही आपका करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका करंट अकाउंट के हवाले से उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, ठीक है। चौधरी एहसन नहीं है, आसिम अहमद है, एफबीआर के चेयरमैन, आसिम अहमद उनका नाम है। अच्छा जी, चाय, तो चाय जौन सी है, जो चाय के शौकीन है आपको पता है चाय पाकिस्तान में कम बनती है, इंपोर्ट करते हो आप, ठीक है, चाय भी हम इंपोर्ट करते हैं, लोग कहते हैं चाय तो चाय भी आप इंपोर्ट करते हो। तो पाकिस्तान ने पिछले साल के अंदर 83.88 बिलियन रुपीस की चाय इंपोर्ट की है। टी पाकिस्तान की इंपोर्ट कितनी की है ये अभी आज एहसन इकबाल साहब जो आपके प्लानिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि भाई अल्लाह दा वास्ता है, दो चाय दे कप ना पियो तो एक कप पी लो। उसने क्या कहा है कि भाई एक कप चाय का पियो, दो ना पियो, क्यों, हमने अप्रोक्सीमेटली 84 अरब 84 बिलियन रुपीस की हमने पिछले साल चाय इंपोर्ट की है। हमने 84 बिलियन रुपीस की चाय इंपोर्ट की है, पाकिस्तान 84 बिलियन रुपीस की हम चाय पी गए हैं। ये सिर्फ इंपोर्टेड की बात कर रहा हूं, जो यहाँ लोकल जो हमारे जैसे गरीब जो से हैं, मेरे जैसे नवीद जैसे, वो जो बेचारे पीते हैं वो एक अलहदा है, ठीक है। तो प्लानिंग मिनिस्टर की बात मानो, और गर्मी बहुत है, एक एक कप चाय पियो सारे, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने कहा साथ आप लोगों को बता दूं, और चाय का नाम सुन के जो है जिनको नींद आ रही है वो जरा फ्रेश भी हो जाएंगे। होता है, क्यों नहीं होता। मैंने 50% अप्रोक्सीमेटली लिखा है ना, वो एनएफ वो 47 या 46 समथिंग है जो एनएफसी के तहत सूबों के अंदर जाता है, वो मैंने एक आपको जनरल समझाने के लिए ये बताया है। आपने एनएफसी अवार्ड वाला लेक्चर नहीं लिया ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाला लेक्चर लें यूट्यूब के ऊपर, तो वो पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर मैंने एनएफसी अवार्ड डिटेल में बताया, तो आपको तब समझ आ जाएगी, उसको देख के फिर इसको रिलेट करना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब यहां आ गया हमारे पास पाकिस्तान का कर्जा, पाकिस्तान का अब यहां हमारे पास क्या आ गया, कर्जा, ठीक है, कर्जा। तो कर्जे की अगर हम बात करें, जो अभी पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे आया है, एक तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे याद रखो जब बजट आता है उससे एक दिन पहले आता है, तो इकोनॉमिक सर्वे अगर किसी को जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा शौक है, बल्कि पढ़ना चाहिए हर बंदे को, कम से कम उसके पहले 10-12 पेज आप सबको पढ़ने चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ अवेलेबल है उसकी, तो उसके अंदर आपको सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई डैम की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को सर्वाइव करना है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह विदाउट डैम सर्वाइव करेगा। डैम जोन से है वो पैसे का ज़िया है,
ना ही डैम का कोई फायदा है। और पाकिस्तान में सिर्फ जिन लोगों का कुछ करने का काम नहीं होता वो उठते हैं, अपने कामों की तरफ तवज्जो नहीं देते, जिनका काम जस्टिस देना होता है वो डैम्स बनाने लग पड़ते हैं। तो पाकिस्तान को किसी भी डैम की जरूरत नहीं है। जिन डैम्स की जरूरत है वो पाकिस्तान ने बनाने हैं, वो छोटे डैम्स हैं। ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा। इस तरह के सवाल लेक्चर के दरमियान में ना पूछा करो। इस तरह के सवाल बाद में पूछा करो, अभी जो जिस चीज पे फोकस है उस पर ना। ठीक है, बस आपने क्वेश्चन किया था, मैंने उसका आंसर दे दिया, हाउ मुझसे ना पूछो। अच्छा, जीडीपी हमने देख लिया। अब पाकिस्तान का जो कर्जा है, डेट, मैंने क्या बताया, पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे आया है 9 जून को। ठीक है, डेट पाकिस्तान का जो कर्जा है, उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो कर्जा है वो कितना है, 44 ट्रिलियन रुपीज। रुपीज में बता रहा हूं, ट्रिलियन रुपीज ये पाकिस्तान का कर्जा है। प्लस इसमें क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के बता रहा हूं। इसमें क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल जोन सा है वो मिला के बता रहा हूं। ये मार्च 2022 तक की है। ये क्या है, मार्च 2022 का डाटा है, जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में आया है, मार्च 2022 तक का डाटा। ठीक है, और पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशो, जितनी आपकी जीडीपी है 283 बिलियन जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशो जो सी है वो आपकी कितनी बनती है, 72.5%। आपने अपनी जो आपकी जीडीपी है उसका 72.5% कर्जा लिया हुआ है। पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, 72.5%। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। कर्जा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये वेरी करता रहता है। डेट टू जीडीपी रेशियो पूछी जा सकती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी मुल्क को मैयर करने का, उसका कर्जा देखने का मेन मैट्रिक्स भी ये होता है। टोटल कर्जा कोई वैल्यू नहीं रखता। क्यों? आप आज मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट रेट वैल्यू है पाकिस्तान की, अगर आज पाकिस्तान जो सा अपना इंटरेस्ट रेट 20% कर दे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये 44 जो वापस करना है तो पाकिस्तान का कर्जा और बढ़ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान का कर्जा और बढ़ता जाएगा। तो ये जो सा है, हमेशा डेट टू जीडीपी रेशियो देखा करो। जब भी कोई बात करे आपसे कि पाकिस्तान के फलाने हुक्मरान ने फलाना कर्जा बढ़ा दिया, तो वो देखा करो कि उसके दौर में फिर जीडीपी कितनी बढ़ी और कर्जा कितना बढ़ा। ये एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कभी भी कर्जे को ना देखा करो। और इसके बाद जल्दी जल्दी मैं सिर्फ बता दूं, एक्सटर्नल और इंटरनल कर्जा आपका कितना है। तो सीधी सी बात है, एक्सटर्नल कर्जा जो सा है वो आपका डॉलर्स के अंदर होगा। तो वो है आपका 88.8 बिलियन रुपीज। पाकिस्तान का 88.8 बिलियन रुपीज जो सा है वो पाकिस्तान का एक्सटर्नल कर्जा है। और जो इंटरनल है पाकिस्तान का वो है 28.707 ट्रिलियन रुपीज के अंदर। ठीक है, खरब, ट्रिलियन रुपीज। इसको भी अगर ट्रिलियन में करना होगा तो ये आपके पास अच्छे खासे जोन से हैं, वो अगर पैसों के अंदर करना होगा ट्रिलियन के अंदर, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जोन सा है कोई 16 ट्रिलियन रुपीज मेरे ख्याल में बनेंगे एक्सटर्नल डेट जोन सा है। लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाएगा। वैसे आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का जो इंटरनल कर्जा है वो ज्यादा है, और एक्सटर्नल पाकिस्तान का आपके सामने जोन सा है वो भी एक्सटर्नल डॉलर्स में है। ये मैंने डॉलर का साइन बनाया, 88.8 बिलियन जोन सा, ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का इतना कर्जा है जो पाकिस्तान ने अभी तक लिया है टोटल। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान टोटल जो है वो ले चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये बाकी आपको पता लग गया। अब इंटरनल के लिए अगर जो आपका कर्जा है वो किस वजह से लिया जाता है, बजट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। और एक्सटर्नल कर्जा किस लिए पाकिस्तान लेता है, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है उसको, या जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, एक्सटर्नल कर्जा जो है वो लेते हो। अच्छा जी, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अच्छा हाँ, इन्फ्लेशन मैंने बताया इस मंथ में कितनी थी, 13.76। लेकिन जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, मैंने कहा ना टारगेट सेट करते हैं, तो अगले साल जो पूरी इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है वो कितना रखा गया है, वो रखा गया है 11.5%। इन्फ्लेशन का पाकिस्तान का बजट के अंदर टारगेट कितना रखा गया है, वो है 11.5%। 11.5% जो सा है वो क्या है, वो पाकिस्तान ने बजट के अंदर अपना टारगेट रखा है कि हम महंगाई जो सी है वो इतने तक रखें। यहां तक बजट के हवाले से मुझे बताओ कोई मसला मसाइल या जो इकोनॉमी के रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें कोई मसला मसाइल हो या कोई चीज समझ ना आई हो, ताकि यहां से आगे चलूं मैं जरा। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है।
11.3%। अभी लिखवाता हूं, एक तो ना सब्र नहीं होता आप लोगों से। अच्छा जी, इंटरनल डेट जो सा डेट होता है आपका, वो बैंकों से पाकिस्तान लेता है। ठीक है, इंटरनल डेट जो होता है, जो आपका इंटरनल डेट पाकिस्तान लेता है, वो आपके बैंकों से लेता है। जितने आपके एमसीबी है, आपका यूबीएल है, ये जितने आपके बैंक है लोकल, जो कमर्शियल बैंक हैं, उनसे आप कर्जा लेती है हुकूमत पाकिस्तान, उससे इंटरनल डेट कहता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से। इन्फ्लेशन, अच्छा एक चीज याद रख लो, मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन एक चीज याद रख लो, मैं बोल रहा हूं, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, इन्फ्लेशन, और क्या हो गया आपका, ये चार चीजें, पांच चीजें, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ये छह चीजें आपकी हर मंथ चेंज होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पीबीएस, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से हर महीने आपका डाटा अपडेट होता है। इसीलिए हर महीने के करंट अफेयर्स में आपको डिफरेंट डाटा करवाता हूं। तो फिर भी अगर आप लोग पूछो तो गलत बात है। ठीक है, तो इसी जो मई का महीना है, उसका डाटा कब आएगा? जून के स्टार्ट में। तो जून के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि इस दफा क्या है, 13.76 इन्फ्लेशन है। तो बाकी ये मैं कल दोबारा भी बता दूंगा, अभी क्योंकि बजट डिस्कस कर रहे हैं, या अभी टाइम मिला तो अभी बता देता हूँ। अब हम पहले कर लें, इसी तरह आपके रेमिटेंसेस हर महीने जो आते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था पाकिस्तान की तारीख में अप्रैल में $3.1 बिलियन के रेमिटेंसेस आए हैं। ठीक है, तो इस महीने कम हुए हैं, तो वो टोटल क्या है, $28 बिलियन हो गए, क्योंकि हर महीने 2-3 अरब डॉलर आ रहा है, तो वो उस लिहाज से रेमिटेंसेस बढ़ जाते हैं। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट भी इसी तरह है कि किसी महीने जो सी आपकी 3 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, तो वो बढ़ के 28 हो गया, अगले महीने दो, अब 28 बिलियन की एक्सपोर्ट्स मैंने बताई हैं। तो अगले महीने जो सा 2 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट होगी, तो पाकिस्तान की पूरे साल में टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी हो जाएंगी? 30 बिलियन की। इंपोर्ट्स अभी कितनी बताई हैं? 72 बिलियन की। तो अगले महीने अगर पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, लेट्स सपोज $15 बिलियन की पाकिस्तान इंपोर्ट्स और चीजें मंगवा लेता है, तो पाकिस्तान की पूरे साल में टोटल इंपोर्ट्स कितनी हो जाएंगी? 85 बिलियन की, और एक्सपोर्ट कितनी हो जाएंगी? 30 की। तो ये चीजें होती हैं कि हर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन, रेमिटेंसेस, ये सारा डाटा आपका हर महीने अपडेट होता है। ठीक है, तो इसको पुराना डाटा जब भी याद करोगे तो उसमें क्या है, गलती मार खाओगे। तो मैंने आपको डाटा, मैं भी हर दफा हर महीने करवा देता हूं अपडेट। साथ मैंने आपको बताया है पीबीएस, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये दो ऑथेंटिक सोर्स हैं। ये डॉन पढ़ लो, या एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ लो, या दी न्यूज पढ़ लो, वहां से भी डाटा ले सकते हो। बिजनेस रिकॉर्डर भी है, वहां से भी ले सकते हो, जहां से आपका दिल करे आप कर सकते हो। अब आ जाओ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट से पहले पेश किया जाता है, और इस दफा जो सा 9 जून को वो पेश किया गया। ठीक है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, पाकिस्तान इकोनॉमी की हमेशा ऑथेंटिक चीजें आपको यहां से मिलेंगी। इकोनॉमिक सर्वे, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, 2021-2022 का ये इकोनॉमिक सर्वे था। इसके अंदर वही 2-3 चीजें, तो वही जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। इसके अंदर क्या कहा गया, पाकिस्तान की जीडीपी जो सी है वो कितनी है, $383 बिलियन हो गई है। ग्रोथ कितनी है, जीडीपी ग्रोथ, वो 5.97 है। ये उसके अंदर दोबारा बताया गया, ग्रोथ कितने परसेंटेज है। ठीक है, उसके बाद पर कैपिटा, जितनी आपकी जीडीपी होती है उसको टोटल पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो वो पर कैपिटा आ जाती है। वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान की कितनी हो गई है, 1798 बिलियन, ओ सॉरी रुपीज। ठीक है, 1798 रुपीज, ओ सॉरी ये डॉलर है, मैंने साइन लगा देता हूँ, वो असल में बोलते हुए ना मेरा वो 7 चीजों को देख लिया करो। ये मैंने लास्ट करंट अफेयर्स में लिखवाए थे, 17 मतलब $1800 जो से वो पर कैपिटा हमारे पाकिस्तान की आमदन है। और इसी के अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान की आबादी कितनी है, पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़ 47 लाख। कितनी है, 22 करोड़ और 47 लाख। ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी है। अगर सेंसस की बात करें तो वो कितनी है, जो 2017 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की 20.7 जो सी है वो पाकिस्तान की क्या है, आबादी है। ये 207 मिलियन, ये है सेंसस, जो आपकी मर्दमशुमारी जो कि हर 10 साल बाद होती है, 2017 में जो हुआ था, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की आबादी ये है। और इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 22 करोड़ 47 लाख आबादी है। और इसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया है कि पाकिस्तान की जो 8 करोड़ आबादी है, ये लिख लीजिएगा, 8 करोड़ 8.5 लाख करोड़ है, लेकिन आप 8 करोड़ लिख लीजिएगा। 8 करोड़ आबादी शहरों में रहती है, और पाकिस्तान की जो 14 करोड़ आबादी है वो कहाँ रहती है, देहात में, जिसे हम कहते हैं रूरल। रूरल पॉपुलेशन कितनी है, 14 करोड़, और अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 8 करोड़। ठीक है, ये चीज भी आपने साथ याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद और इसमें क्या बताया गया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पिछले पूरे साल की इन्फ्लेशन बताई गई कि पाकिस्तान में महंगाई कितने परसेंट रही, तो वो पूरी कितने रही, 17.3%।
अब क्या होता है, हर महीने का डाटा आ रहा है, हर महीने, अब जब 12 महीने पूरे का डाटा आ जाएगा या 11 महीने का, तो आप क्या करोगे, वही जो सिंपल मैथ में करते हो, उन इन्फ्लेशन रेट को प्लस करोगे, उतने महीनों पे डिवाइड कर दोगे, तो वो आपकी इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अभी अगले महीने की इन्होंने टारगेट तो रखा है कम, लेकिन ये 12 से 13% के दरमियान इन्फ्लेशन रहेगी, तो वो जब अगला इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हमें पता लग जाएगा। तो पिछले महीने की साल की 2021, ये क्या है, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, दोबारा लिख रहा हूँ, 2021 से 2022 तक का है इकोनॉमिक सर्वे। तो उसके अंदर आपकी ये चीजें बता रहा हूँ। पिछले साल पूरी इन्फ्लेशन कितनी रही, 11.3%। अगर पूछा जाए कि 2021-2022 में इन्फ्लेशन पूरे साल में कितनी रही, तो आप ये वैल्यू रखोगे, आप ये वैल्यू लिखोगे। फिर पूरे साल पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ बता दिया आपको। फिर यहाँ एक और चीज, एग्रीकल्चर के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, जो आपकी एग्रीकल्चर था, ठीक है, आपकी ज़राअत, उसके अंदर आपकी 4.4% का इजाफा हुआ, ग्रोथ हुई। ठीक है, 4.4% उसकी ग्रोथ हुई। फिर आपकी एलएसएम, जिसे कहते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एलएसएम क्या होती हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें 10.4% का ग्रोथ हुई, 10.4% की ग्रोथ हुई। फिर आपकी जो और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारा डाटा क्या है, इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। इंडस्ट्रियल जोन सा है वो 7.19% जोन, ये 7% आपकी ये ग्रोथ हुई। फिर आपका सर्विस सेक्टर है, जिसमें आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बाकी सर्विस सेक्टर के अंदर 6.6% लिख लें, चले 6.19% आपका सर्विस सेक्टर ने ग्रो किया। सर्विस सेक्टर ने 6.19% आपका सर्विस सेक्टर ने क्या किया, ग्रो किया। उसके बाद जो सा है, उसके बाद इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमें क्या बताया गया, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमें यह बताया गया कि पिछले पूरे साल के अंदर सिर्फ आपकी जीडीपी का 1.7% एजुकेशन के ऊपर सर पाकिस्तान की हुकूमत ने लगाया है। 1.7% ऑफ जीडीपी किस पे लगा है, एजुकेशन के ऊपर लगा है। ये हमारी एजुकेशन की प्रायोरिटी है पूरे मुल्क के अंदर, इंक्लूडिंग प्रोविंसेस, इंक्लूडिंग आपके क्या हो गए प्रोविंसेस, और इंक्लूडिंग आपकी फेडरल गवर्नमेंट, उन सब ने मिलकर सिर्फ 1.7% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे सर्व किया है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, पाकिस्तान का अब न्यू लिटरेसी रेट, ये तो आप लोग मुझसे ज्यादा पता होगा जिन्होंने पीपीएससी के पेपर दिए हैं, कि लिटरेसी रेट कितना पूछा जाता है। तो कोई मुझे बताएगा पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है, जो पीपीएससी पूछता है बड़े प्यार से। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है, जिसे कहते हैं शरह ख्वानदगी, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग कितना। पहले जो पीपीएससी में पूछा जाता था, तो तब उसका आंसर आप लगाते हैं 60 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट अब कितना है, 63%। पाकिस्तान की 63% क्या है, पाकिस्तान में अब क्या है, लिटरेसी रेट है 63%। ठीक है, कितना है, 63%। अब ये आपने नई वैल्यू याद रखनी है। पहले क्या पीपीएससी में 60% पूछा जाता था, अब इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 63% पाकिस्तान का क्या है, लिटरेसी रेट है। उसके बाद लिटरेसी रेट में भी आगे एक और चीज अगर मैं आपको थोड़ी सी इसमें बता दूं, क्योंकि वो आपकी काम आएगी। लिटरेसी रेट जो है वो भी सूबे वाइज, सूबे भी तो है ना आपके पास, बड़े 4 सूबे हैं हमारे पास, तो उनकी अगर मैं बात करूं, 63% है लिटरेसी रेट की। अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो पंजाब जो आपका सूबा है, पंजाब, पंजाब में 66.3% है। पंजाब का आपको लाजमी पता होना चाहिए, पंजाब का आपका क्या है, पंजाब में आपको लाजमी पता होना चाहिए 66.3%। सिंध में 61 है, सिंध में 61.8 है। इसी तरह केपी के अंदर 55 है, और बलोचिस्तान की बात करें तो उसमें 54.5 है। ठीक है, ये लिटरेसी रेट है, लेकिन ये लाजमी पता होना चाहिए पूरे पाकिस्तान का, और पंजाब का भी लाजमी पता होना चाहिए। अगर कोई सिंध में पेपर दे रहा है या केपी में दे रहा है, बलोचिस्तान में दे रहा है, तो आपको अपने भी उसके रिस्पेक्टिव जोन से है वो लिटरेसी रेट जोन से है वो पता होना चाहिए। ये बहुत लाजमी, वो क्या है, बहुत लाजमी है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद इसमें हमें जो बताया गया वो ये है कि पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है, जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन की जो आईटी जिसे एक्सपोर्ट कहा जाता है, आईटी एक्सपोर्ट, उसके अंदर जो सा है, उसके अंदर 30% जो सा है वो इजाफा हुआ। उसमें क्या हुआ, आईटी एक्सपोर्ट के अंदर 30% इजाफा हुआ, और वो कितनी हो गई, इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया $2.19 बिलियन। $2.19 बिलियन पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट है अभी तक। ये जो लास्ट मंथ का डाटा है एक्सपोर्ट्स के अंदर, पाकिस्तान की $2.19 बिलियन क्या है, पाकिस्तान की
आईटी की क्या है, एक्सपोर्ट है 2.19 बिलियन डॉलर। तो लास्ट ईयर कितनी थी, 1.7 बिलियन डॉलर सिर्फ। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 30% ग्रोथ है ये। लास्ट ईयर कितनी थी पाकिस्तान की आईटी के अंदर एक्सपोर्ट, 1.7 बिलियन डॉलर्स। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो 2.19 बिलियन डॉलर्स क्या है, ये बहुत बड़ी क्या है, पाकिस्तान की अचीवमेंट है। ये क्या है, इतनी आईटी के अंदर पाकिस्तान का थोड़े अरसे के अंदर एक्सपोर्ट करना। तो ये जो सा इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट डाटा था, जो मैंने कहा कि क्योंकि ये भी इकोनॉमी के रिलेटेड डील करता है, तो इसको भी हम क्या है साथ ही कर लें। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, आईटी के अंदर अच्छी न्यूज आई है और लास्ट गवर्नमेंट ने काफी अच्छे काम किए, जिसकी वजह से काफी जो है ये फायदा भी हुआ है आईटी के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ एक और चीज, क्योंकि बाकी तो मेरे ख्याल में अब करंट अफेयर्स जो है उनको फिर कल देख लेंगे। यहाँ एक और चीज बस देख लो, ये दो चीजें, ताकि इकोनॉमी के रिलेटेड डाटा जो है वो खत्म हो जाए। 6.19, सिर्फ ये लास्ट चीज दो लिख लो। एक इन्फ्लेशन, एक इन्फ्लेशन जून की बात कर रहा हूं क्योंकि जून का महीना भी चल रहा है, तो जून के हवाले से लिख लो। जून के अंदर इन्फ्लेशन, सॉरी, जून का महीना है, इन्फ्लेशन किसकी बता रहा हूं, मई के महीने की। 13.76% इन्फ्लेशन है मई के महीने की, अपडेट कर लो डाटा। मई के महीने में पाकिस्तान की क्या है, 13.76 मई के महीने की। उसके बाद मई के महीने के अंदर रेमिटेंसेस कितनी आई हैं, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस 2.3 बिलियन। ये मई के महीने की बात कर रहा हूं, ये भी मई के महीने की। लास्ट महीने मैंने बताया था ना, अप्रैल के अंदर रिकॉर्ड पाकिस्तान में अप्रैल के अंदर आई है, याद रखना है अगर पूछा जाए कभी। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आई हैं अप्रैल के महीने के अंदर 3.1 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। लेकिन अभी मई में कम हुई है, वो कितनी आई है, 20 बिलियन डॉलर्स। तो अभी तक अगर पाकिस्तान में हम देखें, पिछले साल जुलाई से लेकर अभी तक मई के महीने तक, तो पाकिस्तान में टोटल रेमिटेंसेस कितनी आ चुकी हैं, 28.4 बिलियन डॉलर्स। ये पाकिस्तान में टोटल रेमिटेंसेस हैं अभी तक मई के महीने। जून में आएंगे तो हमारा फिर पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ वो होता है। अभी अगले साल, अभी अगले महीने जून में और बढ़ जाएंगी, बड़ी तो फिर अगले महीने के अंदर और भी हो सकता है बिलियन से ज्यादा ही अगले महीने के रेमिटेंसेस। तो अभी तक पाकिस्तान में इस साल में 11 महीने में 28.4 बिलियन डॉलर्स जो है वो रेमिटेंसेस जो है वो आ चुके, ठीक हो गया। उसके बाद जो सा है अगर हम बात करें तो ट्रेड डेफिसिट, और वो तो मैंने बता दिया ना। इंपोर्ट्स इस महीने की कितनी है, इंपोर्ट्स मैंने बता दिया ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट कितनी है, 28.8 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स कितनी है, 72.1 बिलियन डॉलर। और इनका ट्रेड डेफिसिट आपने निकाल लिया तो 44 बन रहा है, ठीक है। दोनों महीने, मई के महीने की, ये क्या है मई, ये भी मई का महीना, क्योंकि मैंने बताया इन्फ्लेशन, रेमिटेंसेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारा डाटा हर महीने के बाद आता है। तो मई खत्म होगा तो इनका डाटा आएगा, ठीक है जी। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक इकोनॉमी के रिलेटेड, पाकिस्तान के बजट के रिलेटेड चीजें क्लियर है? अच्छा जी, अब जो सा है, जो जून के अभी 15 दिन के अंदर और कोई चीजें हुई हैं, जैसे काफी इंपॉर्टेंट वाकयात हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। स्पोर्ट्स के हवाले से भी हैं और भी काफी करंट अफेयर्स हैं, वो फिर मैं कोशिश करूंगा कल इसी टाइम जो सा लेक्चर रख लें, ठीक है। क्योंकि कल इंग्लिश का लेक्चर भी है, तो दोपहर को तो इंग्लिश का लेक्चर का हमारा टाइम तो दोपहर को ही रहेगा। तो इंग्लिश का लेक्चर दोपहर को ही करेंगे, तो फिर जो करंट अफेयर्स का है वो कल हम इस टाइम दोबारा कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गई हैं चीजें? अब ये चीजें जब सुना टीवी के अंदर, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट है, अकाउंट डेफिसिट क्या है, और इनकी वैल्यूज किस तरह से है, बजट का क्या हिसाब किताब है, फिजिकल पॉलिसी कैसे बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सबको क्लियर हो गई हैं? हाँ, इसका सवाल ये था, इसका सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि आपकी डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई होती है। अब अगर, अगर आपके पास 5 आम है, ठीक है, 5 आम है, और उसको लेने के लिए 100 बंदा आएगा, तो सीधी सी बात है उसका क्या होगा, 100 बंदों के पास लाख लाख रुपया है, ठीक है, 100 बंदों के पास लाख लाख रुपया है।
तो वो क्या है, आम की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम पैसा ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते कि लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, चीजें तो वही रहनी है, प्रोड्यूस तो इतनी होनी है। हाँ, पैसा प्रिंट करना तब अच्छी बात है अगर आप चीजों की प्रोडक्शन ज्यादा कर लो। आम जो 5 की जगह आप 5,000 कर दो, फिर आप लोगों को पैसा ज्यादा दो छाप छाप के, ठीक है, फिर उससे कोई मसला नहीं होगा। वो एक शॉर्ट पीरियड था ना अल्ताफ, वो शॉर्ट पीरियड था कि आपकी इंपोर्ट कम हुई, वो तो एक वक्ती तौर पे था ना। बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी जो सी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो मसला आप पूछ रहे थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, हम है कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। पाकिस्तान का मसला है, हम है कंजप्शन लेड इकोनॉमी। कंजप्शन लेड इकोनॉमी का क्या मतलब है, हम कंज्यूम करते हैं, हम प्रोड्यूस नहीं करते चीजों को। और कंज्यूम हम किस तरह से करते हैं, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी इंपोर्ट्स में। हमारी कंजप्शन किस बेस के ऊपर है, इंपोर्ट्स के ऊपर है। ये जो ग्रोथ के ऊपर लुडियां डाली जाती हैं, वो ग्रोथ आपकी यही होती है कि इंपोर्ट्स बढ़ती रहती हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ती रहती है, और एट द एंड पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के अंदर चला जाता है। ये मसला है पाकिस्तान का। ठीक है, ये पाकिस्तान का सिंपल सा मसला है कि हमारी इकोनॉमी है कंजम्पशन लेड ग्रोथ। अब कंजम्पशन लेड ग्रोथ का क्या मतलब है, लोग आप कह रहे थे सर हमें कर्जा क्यों लेना पड़ता है। अब यहां से सुन लो, हमारी कंजम्पशन लेड ग्रोथ इकोनॉमी है, हमें इंपोर्ट्स चाहिए, हमें इंपोर्ट्स चाहिए। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 30, या मेरे मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, अभी आई हुई थी डॉन के अंदर, मेरे ख्याल में 40% है या 30% जो इंपोर्ट्स हैं वो आप ऑयल एंड गैस मंगवाते हो बाहर के मुल्कों से, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस से आपकी सारी इकोनॉमी चलती है। तो जब आपकी इकोनॉमी जो प्रोड्यूस होने लगती है, जो हम कहते हैं हमारी जीडीपी बड़ी बढ़ गई, तो जब आपने जीडीपी बढ़ानी है तो आपने इंडस्ट्रीज चलानी है, उसके लिए आपको इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट्स क्या करनी पड़ेगी, ऑयल चला देना पड़ेगा, गैस देनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, आपका इंपोर्ट्स का बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपको डॉलर्स चाहिए होंगे, ज्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे, तो आपके पास जो सा है डॉलर्स एक्सपोर्ट्स तो कम है आपकी, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप आईएमएफ के पास जाओगे, फिर आप सऊदी अरब के पास जाओगे। तो इन इंपोर्ट्स को, करंट अकाउंट डेफिसिट को, ट्रेड डेफिसिट को, इसको मैनेज करने के लिए डॉलर चाहिए होते हैं आपको, जिनके लिए आप बार बार जाते हो कि भैया पैसे दे दो, पैसे खत्म हो गए हमारी जेब में। ये मसला है आपका। नहीं, वो बहुत कम है ना, मिनिमल है। जो हमारे अंदर ऑयल गैस के रिजर्व्स हैं, वो हमारे पूरी कंजप्शन हमने अपने आप को टोटली उसके ऊपर लगा दिया ना। मतलब अगर हमारी ये गवर्नमेंट आई, उसमें सीएनजी, जब मतलब आपका मुल्क जिसमें गैस बाहर के मुल्क से आती है, आपने गली गली नुक्कड़ के ऊपर सीएनजी पंप लगा दिए, ठीक है। इससे बड़ा अहम मकाना फैसला क्या हो सकता है कि एक चीज इंपोर्ट कर रहे हो आप, और आप गली गली बच्चे बच्चे को दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि आप क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते। ठीक है, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है ऑरेंज लाइन ट्रेन को और इसको। अभी आपने, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, मैं अभी आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को एक चीज समझ आए, क्योंकि हम गलत चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। पाकिस्तान ने 150 बिलियन रुपीज की लास्ट 3 से 4 महीने के अंदर सब्सिडीज दी हैं। सब्सिडीज दी हैं ऑन ऑयल प्लस गैस। 150 अरब की आपने क्या है सब्सिडीज दी हैं, ठीक है। और आपकी जो एक ये जो मेट्रो बस बनती है ना, मैक्सिमम $20 बिलियन, 20 बिलियन रुपीज लगते हैं। 13 बिलियन में बनी है अभी, 13 बिलियन में, ठीक है। मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, महंगाई बढ़ गई है, 20 लगा लो। तो जितनी आपने सब्सिडीज दी है ना, और ये सारी सब्सिडीज हमारे पास तो पेट्रोल की बहुत कम आई है, ये सारी इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज गई हैं। हमारा टैक्स का पैसा है जो वहां गया है, और वो वहां से क्या है, वो वहां से खाद बनाएंगे, वो वहां से क्या है कपड़े बनाएंगे, उनको जो सा है आगे एक्सपोर्ट कर देंगे, हमें क्या फायदा होगा। तो जितनी आपने 150 बिलियन रुपीज की सब्सिडीज दी हैं पेट्रोल के ऊपर, उससे आप पाकिस्तान के हर शहर के अंदर एक एक स्पीडो या मेट्रो बस चला सकते थे। इतना जो सा ये मसला होता है हमारा पाकिस्तान के अंदर। सब्सिडी ओवरऑल कैसे दे सकना, आप सब्सिडीज पूरे मुल्क के अंदर कैसे दे सकते हो, गलत है। एक अरबपति एफएफसी चला रहा है, कोई फातिमा फर्टिलाइजर चला रहा है, उसको भी पेट्रोल जो सा है, उसको जो डीजल चाहिए या गैस चाहिए, उसको 180 पे मिल रही है। और मुझे, अगर मैं बाइक चला रहा हूं, मुझे भी 180 पे मिल रही है, क्यों मिल रही है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना हमारे मुल्क के अंदर, तो ये नहीं है। जी, सब्सिडीज जिसको गवर्नमेंट कह रही थी कि एटम बम है, और वो क्या है, वो दूसरा क्या होता है, लैंड माइंस हैं,
ठीक है, वो बिल्कुल इसी तरह सब्सिडीज आपका मुल्क नहीं चला सकता। अब मसला क्या होता है, अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ। आपने बजट पेश किया होगा, हमारे लास्ट बजट अभी मैंने बताया 9.5 ट्रिलियन का बजट है, इसके अंदर आपको कहीं कोई सब्सिडीज नहीं नजर आ रही होंगी। ठीक है, लास्ट टाइम भी बजट आया था तो उसके अंदर कोई सब्सिडीज नहीं थी, तो वो सब्सिडीज फाइनेंस कैसे करोगे? उसके लिए फिर यही होगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। तो ये जब आप बजट पेश करते हो तो बजट में ये सारी चीजें आपको अकोमोडेट करनी पड़ती हैं, ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है, चलो जी, बहुत डिस्कशन हो गई हमारी इसके ऊपर। डैम्स वाली बात मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। डैम्स जो है ना, मैंने ये कहा है डैम्स पाकिस्तान की, वो मैंने सिर्फ एक बात की, चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पाकिस्तान को बड़े डैम नहीं चाहिए। पाकिस्तान को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बड़े डैम नहीं चाहिए। एक डैम बनने में हजारों अरब लगते हैं, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि हजारों अरब लगाएं और पूरा डैम, अभी भी आप देखें तरबेला मंगला पूरे पूरे भरते ही नहीं है। इतने बड़े बड़े डैम्स के ऊपर पैसे लगा के, जब उन्होंने इतनी स्टोरेज पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है, इतने बड़े बड़े डैम्स, तो आपने उनको खाली रख के क्या करना है? पैसा जाया करते हो आप, अपना कैपिटल जाया होता है। तो पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है? कभी कोई पूछे भी तो स्मॉल डैम्स, छोटे छोटे डैम्स जो कि सिंध में बने हैं, जो आपके केपी में बनते हैं, वो छोटे छोटे डैम्स क्या होते हैं? उनकी छोटी छोटी कैपेसिटी होती है और थोड़ी कैपेसिटी को आप भर सकते हो। जब आप छोटे डैम्स को भर सकते हो तो वो ज्यादा यूजफुल होते हैं, उनसे बिजली भी बनती है, इलाकों की जरूरत पूरी होती है। बहुत बड़े डैम्स बना लोगे, उनके ऊपर हजारों अरब लगा दोगे, उनकी कैपेसिटी नहीं आप फुल कर सकते, तो आप उनको किस तरह से करोगे? इसके ऊपर तो आपको बहुत रिसर्चेस मिल जाएंगी, आप सर्च कर लेना कि बड़े डैम्स जो हैं और छोटे डैम्स, क्या मुल्क आजकल, मुझे ये बताओ कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जो बड़े डैम्स की तरफ जा रहा है? आपको इसके ऊपर अच्छी अच्छी प्रॉपर आर्टिकल्स, रिसर्च इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके मिलेंगे कि बड़े डैम्स का अब इस दुनिया के अंदर कोई फायदा नहीं है और कोई फ्यूचर भी नहीं है। वो पुराने बने हुए हैं ना, पुराने बने हुए हैं। अब हमारा भी तो तरबेला है, वारसक है, ये मंगला डैम है, ये सारे पुराने बने हुए हैं। मैं अभी मॉडर्न दौर की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में मॉडर्न दौर की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे डैम जितने बना सकते हैं पाकिस्तान बनाए, उस पर इतना कोई मसला नहीं होता। ठीक है जी, चलें जी, इजाजत है फिर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, या देख लेंगे कल होगी या परसों मुलाकात, मैं बता दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का कल लेक्चर होगा या परसों। चलें जी, ठीक है फिर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखो, और जो इंग्लिश वाले हैं उनसे कल फिर दोपहर में इंग्लिश में मुलाकात होती है, करंट अफेयर्स में फिर कल या परसों मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, रब रखा।